नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की एमसीक्यूज की क्लास है। जो क्लास हम ऐप में कंडक्ट करवाते हैं, क्लास में कंडक्ट करवाते हैं, उसका हम यहाँ पे एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी बढ़िया क्लास, काफ़ी अच्छी सीरीज हमारी चल रही है। मैंने देखा कि एक दो स्टूडेंट ने पूछा कि दीपक सर कहाँ गए, तो भैया 2 दिन थोड़ी सी तबीयत खराब थी, है ना, तो स्वास्थ्य लाभ लिया जा रहा था। अभी ऑलमोस्ट ठीक है और वापस आपके समक्ष है, मुखातिब हो चुके हैं आपसे और फिर से जबरदस्त टाइप से अपन अपनी तैयारी चालू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज याद रखिए, मैं यही बोलना चाहूंगा, जब आप अपने लिए पढ़ाई चालू करोगे, कुछ अच्छा करोगे, बहुत सारी परेशानी आएगी, है ना, तो हारना नहीं है। ठीक है, दंगल में बोलता है ना कौन, आमिर खान, हारना नहीं है बबीता, तो बिल्कुल हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए हारना नहीं है। वैसे ही पान सिंह तोमर में हमारे खान साहब बोलते हैं क्या, एक बार रेस शुरू भई गयो तो फिनिश लाइन टच करना पड़तो है, फिर चाहे आगे भागो या पाछे। तो भैया एक बार तैयारी शुरू कर लिए तो पढ़ाई करनी है, जॉब लगते तक हो सकता है थोड़ी लेट से जॉब लगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, और जब भी आप अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे तभी परेशानी आएगी। जिस दिन आप सब चीज छोड़ के बैठ जाओ, दुनिया में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, परेशान वही है जो कुछ कर रहा है। ठीक, चलिए, तो ये हमारे एमसीक्यू की क्लास है, टॉप 35 एमसीक्यू है। मैं पहले बता दूं, आज के क्वेश्चन थोड़े से अलग आपको लगेंगे कि सर ये क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। भैया आने की पूरी संभावना है, और नहीं भी आएंगे तो क्वेश्चन के रूप में नहीं आए, अगर ऑप्शन के रूप में आ गए तो भी आपका गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो यहां लाया जा रहा है ये मान के रखिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, योगेंद्र सर ने भी लास्ट क्लास में बताया कि आपको पीडीएफ कहां मिलेगा, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया इस जो स्क्रीन को सर ब्लैक रख दीजिए या कुछ रख दीजिए। एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं किससे, पीडीएफ से, तो पीडीएफ का बैकग्राउंड व्हाइट ही होता है। अगर मैं इसको आपका क्या बोलते हैं पीपीटी में टाइप करवाऊं और बैकग्राउंड दूसरे कलर का रखूं तो आप प्रिंट निकालोगे तो पूरा काला आएगा, कुछ कुछ दिखेगा, बाकी अधिकतम काला आएगा। तो इसीलिए इसको व्हाइट रखा गया है। आप मोबाइल के ब्राइटनेस को कम करके पढ़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो मैंने देखा, सर आंसर भी बता दीजिए। आंसर के लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इसमें आंसर टाइप भी करवा दूं ना तो बिना एक्सप्लेनेशन के इसको पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आपको हम बोल सके, आपको हम बता सके, हम आपस में बातें कर सके, जिससे आपको ये चीजें समझ में आए, है ना। तो चलिए क्लास चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रामीण रोजगार के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अणुशक्ति आयोग, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये सब तो है नहीं। आपने पढ़ा है क्या, मनरेगा, है ना, तो पहले ये किस नाम से चलता था, नरेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। छत्तीसगढ़ में ये कब चालू हुआ? ये छत्तीसगढ़ में चालू हुआ 2 फरवरी। कब? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ज्यादा अध्ययन करना है। एक स्टूडेंट ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मजदूरी मिलता है, बिल्कुल मिलता होगा, लेकिन आप एग्जाम दिला रहे हैं छत्तीसगढ़ का, तो आपको इस राज्य के संबंध में, इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। देखिए दोस्तों, पढ़ते तो सब हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या पढ़ना है इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आपको जो भी अध्ययन करना है वो अधिक से अधिक इस राज्य के संदर्भ में होना चाहिए। 2 फरवरी 2006 को यहां पे चालू हुआ। ठीक है, कितने जिलों में? 11 जिलों में। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2007 को फिर कितने? 4 जिलों में।
है ना। उसके बाद कब, 1 अप्रैल 2008 को क्या संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 27-28 जिलों में लागू हो गया। तो ये छत्तीसगढ़ के संबंध में है ना। कब, आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू हुआ। जस्ट अगले साल 1 अप्रैल 2007 को 4 जिलों में और 1 अप्रैल 2008 को पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 11 जिलों में कब, 4 जिलों में कब, पूरे छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ। ठीक है, चलिए। और इसका नाम कब बदला गया, इसके नाम में महात्मा गांधी कब जोड़ा गया, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा किया गया। अब भैया पूछने वाले का कुछ भी मन हो सकता है, पूछ ही गया कि नरेगा का नाम मनरेगा कब किया, तो ये लो काम भारी। तो काम भारी नहीं होगा, हम पढ़ के रखें 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा किया गया। 2 फरवरी को, अब सर डेट क्या याद नहीं होगा, अरे भैया 2 फरवरी 2006 याद कर लो। जस्ट 1 साल कब होगा, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2007। जस्ट 1 साल कब होगा, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2008। 4 जिले, उसके बाद सभी जिले। चलिए आगे बढ़ते, काफी अच्छा डिस्कशन। देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि उपकरण, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के लिए लिया गया ऋण प्रायः कहलाता है। सर ये क्या क्वेश्चन लिया है भैया, क्वेश्चन की गहराई समझिए। आपको धान के लिए केसीसी से, किसान क्रेडिट कार्ड से क्या मिलता है, अल्पकालीन कृषि ऋण। क्या, अल्पकालीन। ठीक है, कितने महीने के लिए, 15 महीने के लिए। कितना रुपए, 5 लाख रुपए। ये तो आपको पता है। अब यहां पे कृषि उपकरण हार्वेस्टर, आप सोचोगे कि भैया खेती है, अल्पकालीन नहीं, 5 साल से ज्यादा, अगर 5 साल से ज्यादा के लिए ऋण ले रहे हो तो वो दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। और ट्रैक्टर 8-10 लाख रुपए का आता है, हार्वेस्टर 20-25 लाख रुपए का आता है। तो इसके लिए 5 साल से ज्यादा के लिए लोन लेते हैं, तो हार्वेस्टर और ट्रैक्टर के लिए लिया गया ऋण दीर्घकालीन ऋण कहलाएगा। लेकिन धान बोने के लिए जो आप लेते हो वो अल्पकालीन कृषि ऋण है। ठीक है, और बता दूं छत्तीसगढ़ में 1/4/2014 से 0% ब्याज पर अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण के गैर संस्थागत स्रोत, है ना, जो संस्था नहीं है, क्या है, साहूकार। इन्हीं साहूकार, जमींदार, सूदखोर, ब्याजखोर से बचाने के लिए सरकार ने नाबार्ड की स्थापना की और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की और उसके बाद सहकारी सोसाइटियों की स्थापना की, ताकि आप इनसे ज्यादा ब्याज में ऋण ना लो। इन लोग अगर ऋण नहीं चुकाओगे तो आपके सामान को उठा कर ले जाएंगे। हर हिंदी पिक्चरों में देखे हो ना, बैल को ले जाता है जमींदार, जमीन को ले जाता है। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए, कृषि क्षेत्र में समस्या का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी ऑनलाइन सुविधा शुरू की, है ना, कौन सी ऑनलाइन सुविधा शुरू की है भैया, कौन सी की है, ई कृषि संवाद। इसमें किसान क्या करेंगे, अपनी समस्या को बताएंगे और इंटरनेट और एआई के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान, या फिर वहां कॉल सेंटर के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ई संवाद, ई कृषि संवाद क्या है, समस्या के समाधान के लिए, किनके, किसानों के लिए। राधा मोहन सिंह ने लागू किया इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। स्वयं सहायता समूहों की निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत जिन 5 सूत्रों का पालन किया जाना तय है, वो 5 सूत्र क्या है, आपको पता है। 5 अनिवार्य सूत्र है, 6 अन्य सूत्र है, टोटल 11 सूत्र है। जो 5 अनिवार्य सूत्र है वो स्वयं सहायता समूह अपने लिए करती है और 6 अनिवार्य सूत्र का पालन समाज के लिए करती है। तो 5 अनिवार्य सूत्र में मैं आपको पहले ही बोला हूं, आओ जी बैठक करें, तो सबसे पहले होगा नियमित बैठक, बैठक के बाद पैसा जमा करें ताकि काम चले, नियमित साप्ताहिक बचत। अब पैसा जमा हो गया तो किसी को उधारी चाहिए तो ले जाओ भैया, आंतरिक लेन देन, अब ले गए हो तो हमारा पैसा वापस भी करो भैया, नियमित ऋण वापसी। अब कौन कितना ले गया है, कितना वापस किया, इसको क्या बोलेंगे, लेखा संधारण। तो क्या होगा, 1 2 3 4 और 7, 1 2 3 4 और 7 क्या है, इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, है ना। ये हो गए आपके अनिवार्य सूत्र। इसके 6 अन्य सूत्र भी है, जिसमें स्वस्थ समूह, सुशिक्षित समूह, स्वच्छ समूह, शिक्षा के लिए काम, सुपोषण के लिए काम और ग्राम सभा के लिए काम। ठीक है, अब एक बात बता दूं, समूह का भी एक गान होता है। जिन लोग समूह जब उन लोग बैठते हैं ना तो एक गाना भी गाते हैं कई बार, जो होता है समाज की बुराइयों को उजागर करने वाला और समाज में जागरूकता फैलाने वाला। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन
डी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये तो पक्का पूछेगा जी, मेरे तरफ से 1,00,000% श्योर है। कब? 1282। अपने को याद है क्या? 1282, 12 जुलाई 1982। किसने? शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की सिफारिश पर, समिति का भी नाम पूछता है, ठीक है, कौन सी समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई है? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ठीक, चलिए, हाथी घास का आगमन भारत में किस देश से हुआ है? आपको पता है, हाथी घास, नेपियर घास बहुत पौष्टिक घास होती है ये पशुओं के लिए। पशु इसको बहुत चाव से खिलाते हैं। जब मिश्रित खेती होती है ना, तो मिश्रित खेती में क्या होता है, एक तरफ खेती करेंगे, उसी में पशु पालेंगे और उसी में पशु का चारा भी लगाएंगे। तो अधिकतर यही नेपियर घास, हाथी घास को ही लगाते हैं। व्यापम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये भारत में दक्षिण अफ्रीका, कहां से आया है? दक्षिण अफ्रीका से आया है। वैसे ही हमारे यहां सोयाबीन, सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन, सोया स्टेट किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। सोयाबीन चीन की फसल है जो 1980-90 के दशक में भारत आई है। तंबाकू कहां? पुर्तगालियों की। टमाटर पुर्तगालियों की। अनानास पुर्तगालियों की फसल है, ठीक है। तो ये सब जो लोग आए वो यहां से फसल ले भी गए, फसल लाए भी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से हाथी घास का आगमन हुआ है। चलिए दोस्तों, फटाक से आगे बढ़ते हैं, समय कमा। बकरी को संज्ञा दी जाती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बकरी को क्या संज्ञा दी जाती है? बकरी को संज्ञा दी जाती है गरीब की गाय। जिस आदमी के पास गाय पालने का खर्चा नहीं है ना भैया, बकरी पाल लो, ठीक है। तो बकरियों को संज्ञा दी जाती है गरीब की गाय, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, है ना, चिराग बोल सकते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? अब बोलोगे सर इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? पशुधन पढ़े हैं ना भैया, पशुधन। पशुधन में पूरे अनुसंधान संस्थान को पूछा जाएगा। तो केंद्रीय बकरी की बात कर रहा है, बकरी गरीबों की गाय कहां है? मखदूम फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, उत्तर प्रदेश। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा औचित्य क्या है अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? दो, एक पैर में खुर रहेगा, दो भागों में बटा रहेगा। कौन से जानवर का होता है? घोड़े का नहीं होता, हाथी का नहीं होता, सभी असत्य नहीं, भेड़ का दो भागों में बटा हुआ खुर होता है। और इन्हीं दो भागों में बटे हुए खुर में कौन सा बीमारी होता है? खुरहा चपका। क्या? खुरहा चपका, जिसको बोलते हैं फूट एंड माउथ डिसीज, जिनको बोलते हैं खुर पका, मुंह पका। जिस भी पशु का पूरा एक खुर होगा, दो भाग में नहीं बटा होगा, उसको खुरहा चपका नहीं होगा। घोड़े को नहीं होता है, ऊंट को नहीं होता है खुरहा चपका। क्यों? उसका खुर, ऊंट का तो खुर ही नहीं होगा, और घोड़े का खुर पूरा गोल होता है, दो भाग में नहीं होता। आप गाय के पैर को देखना, भैंस के पैर को देखना, बकरी को देखना, भेड़ को देखना, इनके खुर दो भाग में बटे होते, इसलिए इनको ये बीमारी होती। तो इनमें भेड़ का खुर दो भाग में बटा होता है, ऑप्शन सी। देखो दोस्तों, मैं बोला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। परजीवी मतलब जो हमारे शरीर में रहते हैं दूसरे जीव, जितना मुझे पता है परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। कौन? भेड़। भेड़ की खाल बहुत घनी होती है ना, भेड़ की खाल बहुत घनी होती है और उसमें बहुत सारे जुएं, लीक, कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसीलिए परजीवियों का म्यूजियम क्या कहलाती है? भेड़। और एक होती है राजस्थान की चोखला भेड़। कौन सी? चोखला। इसका ऊन बहुत ज्यादा चमकीला होता है, इसलिए कालीन बनाया जाता है। चोखला को ही राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, मेरिनो भेड़। तो परजीवियों का म्यूजियम भेड़ कहलाती है। चलिए, भैंस की जन्म स्थली कहां है? भैंस कहां मिलती है? भैंस का बर्थ कहां हुआ है ना? तो भैया भैंस की जन्म स्थली भारत में ही है। कहां है? भारत में। ये भारत के ही जंतु है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? मैं बोला ना, जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं आपको पढ़ना है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है, ठीक है। चलिए बताइए, कमेंट करिए दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और अपने आंसर भी कमेंट करते चलिए, आप अपने आंसर भी कमेंट करते चलिए। आपको पता होना चाहिए कि कितना आपका सही हो रहा है। तो चलिए इसका बताइए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
कहां स्थित है? चलो मैं बताता हूं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है हिसार हरियाणा में। कहां? हिसार हरियाणा में। अब आदमी हो जाता है कंफ्यूज। करनाल हरियाणा में क्या है पता है? डेयरी अनुसंधान संस्थान। डेयरी अनुसंधान संस्थान, देखो दो यहां पे क्लियर हो गया। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है? करनाल हरियाणा। सर भैंस और डेयरी, भैया डेयरी मतलब दूध का काम, दूध के प्रोसेस, पूरा काम धाम, ये डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। और भैंस, भैंस का अलग है। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल हरियाणा में। ये बहुत पूछता है एसएससी रेलवे में। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में और भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में। अब वो भैंस अनुसंधान में क्या करेंगे? वहां नया नया नस्ल बनाते हैं, दूध वाला नस्ल बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल है, कौन सी नस्ल सर्वोत्तम है जी बताइए? भारतीय नस्ल कौन सी? मुर्रा भैंस। सभी लोग मुर्रा भैंस पालते हैं। उसका चमकीला शरीर होता है, काला एकदम कलर, चमकीला शरीर, छोटा छोटा सींग रहेगा, गोल गोल छोटा सींग। और जो आप गांव में देखते हो ना बड़े बड़े सींग वाले भैंस, वो देसी भैंस है। उन लोग भार ढोने के काम आते हैं, दूध के काम नहीं आएंगे, उन लोग भार ढोएंगे। ठीक है, पर ये जो मुर्रा है ये बहुत दूध देती है ना, 30-35 लीटर तक दूध देगी ये। ठीक है, ज्यादा भी होता है। तो सबसे ज्यादा भारत में दूध देती है मुर्रा भैंस। सबसे ज्यादा गाय कौन दूध देगी? साहीवाल। ठीक है, और विदेशी में कौन सी देगी? जर्सी, हॉलिस्टन फिजिशियन देगी, हॉलिस्टन फिजिशियन विदेशी में। मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा दूध देगी। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस योजना के अंतर्गत आवास हितग्राही को प्राप्त मनरेगा, मनरेगा की बात कर रहा है ना। और योजना कौन सा है? प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास वाली बात कर रहा है, के अभिसरण के संबंध में सही है। ठीक है, बताइए। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अभिसरण में संबंध में सही है। इसके तहत सामान्य जिलों में 90 दिवस की मजदूरी प्राप्त होती है मनरेगा के तहत। किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना में। बिल्कुल सही, सामान्य जिलों में बिल्कुल 90 दिन की मजदूरी। एआईपी जिले, अनुसूचित जिले, पहाड़ी जिलों में कितने? 95 दिन की मजदूरी प्राप्त होती है। दोनों सही है, इसमें 1 और 2 दोनों सही है। सामान्य जिलों में 1,20,000 मिलेगा और एआईपी जिलों में 1,30,000 रुपए मिलेगा और 70,000 तक ऋण मिल जाएगा कम ब्याज दर पर। ठीक है, पहले इंदिरा आवास योजना नाम था, उसी का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया 2016 से, मेरे को जितना पता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए नाम कब बदला है, इंदिरा आवास योजना का नाम कब बदला है, कमेंट करके बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। आपको इतनी क्या देनी है? मजदूरी, काम देना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि रुपए मिलती है ना? शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि रुपए मिलेगी बताइए, कमेंट करके बताइए फटाक से। कितना रुपए मिलता है? मिलता है दोस्तों 12,000 रुपए। कितना? 12,000 रुपए। अब देखिए, आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना दिए, ठीक है। अब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बना दिए, प्रधानमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत नल का कनेक्शन दे दिए, उसके बाद आपका उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दे दिए, ठीक है। उसके बाद और क्या बचा जी? एकल बत्ती कनेक्शन के अंतर्गत बिजली भी दे दिए, है ना। राशन कार्ड के अंतर्गत खाना भी दे दिए। अगर आपका छोटा बेटा है, पढ़ने में अच्छा है, तो भैया आप प्रयास विद्यालय में डाल दो। बेटी है तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शादी कर दो। तो इतनी संवेदनशील सरकार आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर माँ बाप को बेटा छोड़ दिया है तो महतारी वंदन योजना में 1,000 रुपए भी ले लो, ठीक है। तो ये हमारी सरकार है जी, समझे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो सरकार जब भी कोई योजना बनाती है ना, तो ये सोच के बनाती है कि जरूरतमंद एक आदमी को भी योजना का लाभ मिल रहा है तो बहुत है। पर सरकार को बेरोजगारों के प्रति भी ध्यान देना चाहिए कि भैया महतारी वंदन में ही पैसा मत बांटो, रोजगार भी दो। तो चलिए 12,000 रुपए मिलेगा, किस लिए? शौचालय बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम की उप योजना के तहत इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ? देखिए, पहले जो योजना चल रही थी ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम चल रही थी, उसकी सब योजना, उप योजना क्या थी? इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना कब चालू हुई? 1985-86 में।
इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई थी और इसी का नाम बदलकर 2016 में क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। चलिए, तो इंदिरा आवास योजना उप योजना के तौर पर कब चालू हुई, उप योजना लिखा है 85-86 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार और केंद्र सरकार का वित्तीय अनुपात क्या है जी, वित्तीय अनुपात है ना। तो भारत सरकार लगाएगी 60% पैसा और राज्य सरकार लगाएगी 40% पैसा। यह है सामान्य जिले में, ये कहां है, सामान्य जिले में। लेकिन आपके पहाड़ी जिले और अनुसूचित जिले में अनुपात कितना है, 90:10 है। वहां 90 रुपए कौन लगाएगी, केंद्र सरकार, 10 रुपए कौन लगाएगी, राज्य सरकार। ठीक है, यहां तक समझ में आया। पहाड़ी राज्य में कितना है, 90 और 10 का अनुपात है। सामान्य में 60-40 का अनुपात है। कहां, प्रधानमंत्री आवास योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामान्य जिलों में 1,20,000 और एआईपी जिलों में 1,30,000। सामान्य जिलों में मनरेगा का काम मिलेगा 90 दिन, एआईपी जिलों में काम मिलेगा 95 दिन। देखो ऐसे पूरा रिवीजन होता है ना, जो पढ़ो ऐसा पढ़ो कि खत्म कर दो। ठीक है, समझ रहे हो। तो भैया इसी लेवल का टेम्परामेंट पूरा मैनेज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के साथ निम्न में से क्या निर्माण किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास का घर बन रहा है तो दोस्तों शौचालय और धुआं रहित किचन बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले इंदिरा आवास योजना में 20 वर्ग मीटर में घर बन रहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 वर्ग मीटर में घर बन रहा है। तो आपको एक शौचालय और एक धुआं रहित किचन बनाना बहुत जरूरी है। धुआं रहित कब होगा, जब आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या मिल जाएगा, सब्सिडी में सिलेंडर भी मिल जाएगा। तो किचन और क्या, शौचालय दोनों बनाना जरूरी है, खाने का और निकालने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए। चलिए, पंचायती संस्थाओं में लोक सेवक कौन है ना। आपको पता है पूरे पंचायत के जितने भी सदस्य हैं सभी लोक सेवक होते हैं, जैसे पंच, सरपंच, जनपद जिला है ना, जनपद जिला पंचायत सचिव, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो यहां इनमें से सभी लिखना था, इनमें से सभी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए, उपयुक्त सभी, पंचायत में जितने लोग काम कर रहे हैं सभी लोक सेवक कहलाएंगे और पूरी पंचायत की बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी कहलाएगी निगमित निकाय। निगमित निकाय क्या होता है, वो निकाय जिसका अपना एक सील हो, अपना एक साइन हो, अपना संपत्ति वो रख सकती है, अपने संपत्ति को वो बेच सकती है। वो पंचायत किसी पे केस कर सकती है, उस पंचायत पे भी कोई केस कर सकता है। आप पंचायत पे केस करोगे ना तो पंचायत लड़ेगी, सरपंच पर पर्सनली केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कॉर्पोरेट बॉडी होती है वो एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, जैसे आप सब चीज रख सकते हो वैसे वो भी रख सकती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो आप किसके पास अपील करोगे। आपको पता है रिटर्निंग अधिकारी के पास आप फॉर्म भरते हो, किस चीज के लिए जी, चुनाव लड़ने के लिए। फिर आपके फॉर्म का क्या होता है, स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी में देखा जाएगा कि फॉर्म सही है या नहीं। अगर फॉर्म सही नहीं रहेगा तो आपके नाम को काट दिया जाएगा। अब आप बोलोगे मैं तो जीतने वाला प्रत्याशी हूं, मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, मैं तो चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अब मैं जाऊंगा कोर्ट, तो भैया कोर्ट तो जा नहीं सकते है ना। 243 ओ में क्या कहा गया है, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। पंचायत चुनाव में आप न्यायालय जा नहीं सकते, पर किसी के पास तो जा सकते हो। तो किसके पास जा सकते हो, अगर पंचायत चुनाव में ऐसे नाम निर्देशन से कुछ है और आपका फॉर्म रद्द हो गया है तो ग्राम पंचायत के मामले में, कहां, ग्राम पंचायत के मामले में आप किसके पास जाओगे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास। जो तहसीलदार बैठता है उसको बोलेंगे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, है ना। जनपद के लिए अगर आपका नाम काट दिए, जनपद पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो तो अपील करने किसके पास जाओगे, कलेक्टर के पास। और जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो
और आपका नाम काट दिए हैं तो किसके पास जाओगे? संचालक पंचायत के पास, जो रायपुर में बैठा हुआ है, सचिव लेवल का आदमी। वहां जाकर बोलोगे कि जबरदस्ती मेरा नाम काट दिया, मेरे फॉर्म को एक्सेप्ट करो। फिर वो बोलेगा प्रूफ दिखाओ, तो दिखाना प्रूफ। ठीक है, तो जब भी नाम आपका काट दिया जाएगा फॉर्म भरने के बाद, तो ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद में कलेक्टर और जिला में संचालक पंचायत। अब पंच के मामले में तहसीलदार को, तहसीलदार नहीं जाना है, अपने को जाना है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। बाय डिफॉल्ट ये भी तहसीलदार होता है, लेकिन इसका नाम है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। तो पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, है ना। सरपंच के मामले में भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद के मामले में कहा? कलेक्टर, और जिला के मामले में संचालक पंचायत और समाज सेवा। ठीक है, तो ये सही होगा 2, 4, 6 और 8। ठीक है, समझ में आ गया? ग्राम पंचायत में 2 पद होते हैं, क्या? सरपंच और पंच। जनपद में जनपद पंचायत सदस्य, जिला में जिला पंचायत सदस्य, जिनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इन लोगों का अगर नाम कट जाएगा तो ग्राम पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद में कलेक्टर, जिला में संचालक पंचायत के पास आप लोग जाओगे। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन अपने को 2, 4, 6, 8 कहीं है? नहीं है। यहां 1, 1 है, तो ये तो काटी दो, 2, 3 हो गया। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही क्या था? 2, 4, 6 और 8। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? आपको मैं बता दूं, एक साल में कितनी बैठक अनिवार्य है? ग्राम सभा की एक साल में कितनी बैठक अनिवार्य है? फटाक से कमेंट करिए, बताता हूं फिर मैं भी आपको। दोस्तों हमारे संस्था के द्वारा एडीआई, एडीओ, आबकारी आरक्षक के कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, साथ ही और भी टेस्ट सीरीज भी इनकी मिल रही है। तो आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप में भी जिन्होंने कोर्स परचेज किया उनके लिए लाइव क्लास कंडक्ट कराई जा रही है कंटिन्यू। तो अगर आपको कोर्स के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक साल में 6 बैठक, कितनी? 6 बैठक। चलिए बहुत जबरदस्त तरीके से बताता हूं। सबसे पहले 23 जनवरी, 23 जनवरी को किसका जन्मदिन? सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। 14 अप्रैल को होगा किसका जन्मदिन? अंबेडकर का, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर का। ठीक है, 20 अगस्त को किसका जन्मदिन? राजीव गांधी का। 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का। तो ये 4 डेट को होता है। कौन कौन सी? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। पर ये तो 4 ही हुआ। इसके बाद है ना जून में किसी एक दिन होगा, है ना। जून में सुझाई गई तिथि और नवंबर में सुझाई गई तिथि। ठीक है, जून में सुझाई गई तिथि और नवंबर में सुझाई गई तिथि। तो 6 बैठकें होंगी। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? 14 मई सही नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? आपको पता है अनुच्छेद 243 बी, पंचायतों का गठन। अब गठन में क्या होगा? त्रिस्तरीय संरचना होगी, त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 93 के अनुसार सरपंच पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है पंचायती राज का, तो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। वोट देने का आयु 18 वर्ष है, पर चुनाव लड़ने का आयु है न्यूनतम 21 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है, चलिए तो पंचायती राज के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है जी, बहुत बढ़िया। आपको पता है अनुसूची 4 अनुसूची है ना पंचायती राज में, तो उसी को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अनुसूची 1, अनुसूची 1 में है धारा 77 की उपधारा 1। इसमें क्या है पता है? धारा 77 की उपधारा 1 में क्या है मैं बता रहा हूं।
नोट करिए, धारा 77 की उपधारा 1 में है ना, ग्राम और जनपद पंचायत, ग्राम और जनपद पंचायत के क्या अनिवार्य कर, अनिवार्य कर अनुसूची 1 में बताया गया है, धारा 77 की उपधारा 1 में ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के अनिवार्य कर। अनुसूची 2 में बताया गया है, धारा 77 की उपधारा, धारा 77 की उपधारा 2, इसमें भी ग्राम और जनपद पंचायत का क्या वैकल्पिक कर, कौन सा कर, वैकल्पिक कर। ठीक है, अब पूछ दिया अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 1 में है ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अनिवार्य कर जो लगाएगी। अनुसूची 2 में क्या है, वैकल्पिक कर जो लगा भी सकती नहीं भी। अनुसूची 3 में क्या है, धारा 80, इसमें क्या दिया है पता है, इसमें दिया है ग्राम और जनपद पंचायत के द्वारा, ग्राम और जनपद पंचायत के द्वारा क्या अधिरोपित अन्य फीस, अधिरोपित अन्य फीस, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अनुसूची 1 में अनिवार्य कर, अनुसूची 2 में वैकल्पिक कर, अनुसूची 3 में अन्य जो फीस लेंगे अधिरोपित अन्य फीस, और अनुसूची 4 में है धारा 3 पर की उपधारा में 29 विषय का प्रावधान, 29 विषय का प्रावधान जिसमें क्या करेंगे, पंचायती राज काम करेगी। चलिए अब ये दिया है उल्टा, तो उल्टा ही जोड़ लो, 1 का होगा 2, 1 का 2, बी का होगा 3, बी का होगा 3, सी का होगा 1, सी का होगा 1, डी का होगा 4, डी का होगा 4। फिर से बता दूं, अनुसूची 1 में क्या है, अनिवार्य कर, अनुसूची 2 में क्या है, वैकल्पिक कर, अनुसूची 3 में क्या है, अन्य फीस, अनुसूची 4 में है 29 विषय। चलिए ऑप्शन बी, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है। ठीक है, पता है आपको ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, जिनका उस गांव के मतदाता सूची में नाम हो या नाम जुड़ने के वाला हो। तो क्या होगा, ऑप्शन डी, ग्राम में रहने वाला वह व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अहर्त हो। अब देखिए हर चुनाव का अलग अलग वोटिंग लिस्ट बनता है, पंचायत का अलग, विधायक का अलग, सांसद का अलग। अगर आप विधायक सांसद के वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो भी आप ग्राम सभा के सदस्य कहे जाओगे, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से, है ना। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा, अगर ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो बैठक स्थगित की जाएगी, है ना। ऑप्शन ए, बैठक स्थगित हो जाएगी। और स्थगित हुई बैठक में कोरम की जरूरत नहीं है, पर स्थगित हुई बैठक में कोई भी नया विषय विचार में नहीं लाया जाएगा, बजट का और सालाना काम कोई भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा में बैठक में गणपूर्ति का दायित्व तो पूरे गांव के लिए सरपंच और वार्ड के लिए पंच का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवार को प्रतिमाह 2 रुपए किलो गुड़ दिया जाता है। 2 रुपए किलो, प्रतिमाह 2 किलो गुड़ दिया जाता है। 17 रुपए में देते हैं भैया 2 किलो गुड़, मतलब प्रति किलो 17 रुपए, तो 2 किलो गुड़ दिया जाता है अंत्योदय परिवार को, प्राथमिकता परिवार को, एकल निराश्रित को, निःशक्त जन, सबको। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये पोर्शन छूट रहा था पीडीएस वाला, इसको भी हम एक दो उसमें पूरा कवर कर लेंगे। ज्यादा पढ़ लो भैया, कम नहीं होना चाहिए पढ़ाई किसी भी हालत में, है ना। तो आपको बता दूं 2 किलो गुड़ 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। हम्म, 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो गुड़ मिलेगा, और शहरी क्षेत्र में 1 किलो शक्कर मिलता है 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। शक्कर 1 किलो हमारे यहाँ, उन लोग को 2 किलो गुड़, उनको चना भी मिलता है, तो सभी को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन गिरा है। इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण
किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया जी पोषण एवं सुरक्षा अधिनियम का निर्माण? बताइए किस वर्ष किया गया? 2012। ठीक है, और इसी पोषण और सुरक्षा अधिनियम को भारत सरकार ने अडॉप्ट किया और पूरे भारत में लागू किया। तो याद रखिए, पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव करवाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ शामिल हो गया। दूसरा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य 2012 में कौन था? छत्तीसगढ़ था। फिर 2013 में कहां लागू हुआ? संपूर्ण भारत में। वैसे ही हमारे यहां की सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ में बनी, लेकिन बाद में वो भारत में भी लागू हुई। वैसे ही आपका गोबर खरीदी योजना छत्तीसगढ़ की थी, भारत में भी लागू हुई। छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छी अच्छी योजना दी है भारत को। ठीक है, तो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू कब किया गया? 2012 में, और पूरे भारत में पहला राज्य छत्तीसगढ़ था जो अधिनियम लागू किया है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछता है, छत्तीसगढ़ में काजू और कोसा अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? कहां? जगदलपुर। काजू के नाम से आप जगदलपुर मारिएगा, कोसा सोच के भैया जांजगीर चांपा नहीं लगाना है ना? वहां फेमस है वहां का कोसा, है ना, जांजगीर चांपा का। ठीक है, लेकिन काजू और कोसा अनुसंधान केंद्र है आपका जगदलपुर, ऑप्शन बी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की किस्म नहीं है? अभी पीएससी में भी पूछा था, अब किस्म भी पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है जो नया नया फसल इजाद कर रही है। ठीक है, हमको कृषि क्षेत्र में 3-4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है ना? तो भैया रतन, अरपा, बिलासा, आप देखिए ये नदी के और शहर के नाम आपको पूरे गेहूं ही मिलेंगे। लेकिन दुबराज क्या है? चावल का प्रकार है। क्या है? चावल का प्रकार है दुबराज, है ना? तो कौन सी गेहूं की किस्म नहीं है? ए, दुबराज चावल है। दुबराज चावल खाते ना, सुगंधित चावल। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्ति कृत्य के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसको मैं पूरा बता देता हूं, है ना? 14A, अध्याय 14A, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में प्रावधान, धारा 129 क से लेके क ख ग घ अंगा और च, क ख ग घ अंगा च। ठीक है, यहां तक की धाराएं हैं। ठीक है, अब इस धारा के बारे में पूरा अपन क्या कर लेंगे? डिटेल में पढ़ लेंगे। अपना तो फॉर्मेट ही यही है, जो आ रहा है उसको पूरी तरह निपटा दो, है ना? बात ही ना बचे कुछ। ठीक है, तो भैया आपको पता है कि 129 क से चालू होता है। 129 क में क्या है जी? 129 क में है परिभाषा, है ना? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की ग्राम की परिभाषा। ख में क्या है? 129 ख में है ग्राम और ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन, परिभाषक बात गठन होगा। ख में क्या है? ख में इसको शक्तियां दे देंगे। क्या? ग्राम सभा की कार्य और शक्तियां, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क ख ग घ ग। अब घ में क्या आएगा? कार्य और शक्तियों के बाद क्या आएगा? घ में, है ना, ग्राम पंचायत के कार्य। अब पंचायत आ जाएगा, अभी ग्राम सभा चल रहा था, पंचायत के कार्य। ठीक है, घ। अंगा में क्या आएगा? अंका में आएगा स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण पूछ दिया, अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण पूछ दिया, है ना? क ख ग घ अंगा में आएगा ये। ठीक है, अंगा के बाद क्या आएगा? च छ ज झ यहाँ चालू हो जाएगा। यहाँ पे आएगा जनपद और जिला के कार्य, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के कार्य। ठीक है, तो ये पूरा 6 मैं आपको बता दिया। 129 में क्या है? 129 में है संपरीक्षा, पंचायतों का संपरीक्षा। ठीक है, ऑडिटिंग, पंचायतों की संपरीक्षा अलग है। 129 क से चालू हुआ है आपका अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का प्रावधान। क में क्या रहेगा? जाहिर सी बात है, पहला अनुच्छेद परिभाषा। ख में क्या रहेगा? गठन। गठन, 2 क्वेश्चन बचे।
गठन, गठन के बाद क्या होगा, कार्य और शक्तियां। घ में क्या आएगा, ग्राम पंचायतों के कार्य। अंगा में क्या आएगा, स्थानों का आरक्षण। और जनपद में च में जनपद और जिला की शक्तियां। चलिए दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? आपको पता है 244 अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति क्षेत्र का प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, ये संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? सही क्या है बताइए, है ना? प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होगी? नहीं, सामान्य क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होती है। अनुसूचित क्षेत्र में एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। अनुसूचित क्षेत्र में पारा, मंजरा, टोला, मोहल्ला, गली में ग्राम सभा बन सकती, क्योंकि वहां गांव बहुत दूर दूर होते हैं। तो प्रत्येक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होगी, बिल्कुल। और इसमें भी 1/3 क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। ठीक है, 1/4 ये गलत हो गया। ठीक, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित क्षेत्र में बोल रहा है, कभी भी सरपंच नहीं करेगा। याद रखना, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी पंचायत पदाधिकारी नहीं करेगा। उसी समय ग्राम सभा का एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को चुना जाएगा और वो अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो सरपंच करता है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता, ये भी सही है, नहीं करता, कोई भी पंचायत पदाधिकारी नहीं करता। तो ऑप्शन क्या होगा, 2, 3 और 6। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, 2, 3 और 6। 2, 3 और 6 किधर है जी? ऑप्शन बी, 2, 3 और 6। चलिए बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात कर रहा है दोस्तों। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, है ना, जिसको बोलते हैं कामधेनु। कामधेनु विश्वविद्यालय कहां है? दुर्ग में है, दुर्ग में। दुर्ग के कहां? अंजोरा में। अंजोरा में, दुर्ग के अंजोरा में है। और इसका नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव चंद्राकर। वासुदेव चंद्राकर, है ना, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। कब बना है? 11 अप्रैल 2012 से अस्तित्व में है। ठीक है, राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। बहुत सारे काम होते हैं यहां पशु चिकित्सा से। केंद्रीय वीर संग्रहण भी यही होगा, केंद्रीय काम भी पूरे यही होंगे। तो हमारे यहाँ एकमात्र विश्वविद्यालय दुर्ग में है। ठीक है, चलिए 2012 से है, पीएससी में कई बार पूछा है। नाम है कामधेनु, जगह है दुर्ग के अंजोरा, जस्ट शिवनाथ नदी के बाजू से। उसके बाद इसका अभी नाम है वासुदेव चंद्राकर। तो दोस्तों ये हमारा टॉप 35 एमसीक्यूज था। यकीन मानिए आपकी तैयारी को ये 4 चांद लगाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं इसी तरह आपके समक्ष मुखातिब होते रहूंगा और अपन कुछ नया धमाका करते रहेंगे। तो बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।